कैसे होगा। सबसे पहले सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में, फर्स्ट वेबिनार में, जो हम आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं एनवायरनमेंट के विषय को लेके। जो भी आज देश भर में और खासकर विदर्भ में एनवायरनमेंट के अ, विरुद्ध हम कह सकेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, उसको कैसे समझें और उसके लिए समझ के हम कैसे उसके वो बचाने के लिए काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो इसका इंस्पिरेशन हमको जो भी रिसेंटली ताडोबा में लोहा डोंगरी करके जो टाइगर कॉरिडोर था, उसके उसको बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ था बंडू भाई जी के नेतृत्व में, तो उसमें हम भी शामिल हुए थे। तो वो देख के हमको और ऐसा लगा कि यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए फिर हमने स्पेसिफिकली टारगेटिंग यूथ एक ग्रुप स्टार्ट किया, जिसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए वो आंदोलन के दरमियान। अ, अब वो आंदोलन बंडू भाई के सफल प्रयासों और उनकी टीम के सफल प्रयासों के बाद वो खत्म हो गया, लेकिन अ, ये जो पर्यावरण की लड़ाई है वो तो खत्म होनी नहीं वाली। तो यूथ का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, उनका अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़े, ये सोच के फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे हम सेशंस लेते हैं और समझते हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, जैसे बंडू भाई जिन्हें काम किया है, वो उनके पूरे लाइफ में एनवायरनमेंट पे काम करते हुए आ रहे हैं। तो इन इन लोगों से हम समझते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट के लिए काम किया जा सकता है। तो उस सीरीज में ये पहला वर्कशॉप है। अ, तो मैंने ये ग्रुप की भी पार्श्वभूमि आप सब लोगों को बता दी है। तो दूसरा हम अभी ये करेंगे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा बंडू भाई जी का। उसके बाद बंडू भाई जी का सेशन होगा, जो लगभग 45 मिनट्स या 1 आवर तक चलेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेंगे, जो लगभग आधे घंटे का टाइम दिया है। तो अ, ऐसा एक जनरल फ्लो रहेगा। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बंडू भाई जी के इंट्रोडक्शन के लिए प्रीतेश को बोलना चाहूंगा कि वो बंडू भाई जी को इंट्रोड्यूस करें। प्रीतेश। और एक बात, अ, ये जो सेशन है वो रिकॉर्ड होने वाला है। तो सबको मैं बताना चाहता था। प्रीतेश। नमस्कार साथियों। यूथ फॉर एनवायरनमेंट की इस ऑनलाइन वेब सीरीज के आज के इस खास सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद खास और प्रेरणादायी व्यक्तित्व जुड़े हैं, जिन्होंने अपने जीवन जंगल जल जंगल जमीन और वन्यजीवों की रक्षा के लिए समर्पित किया है। हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं श्री बंडू धोत्रे जी। बंडू हो एक समर्पित पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है और पर्यावरण संस्था इकोप्रो के अध्यक्ष है। वन्यजीव संरक्षण और समाज सेवा में उनके साधारण और जमीनी योगदान के लिए भारत सरकार भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा उन्हें 2013-14 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वंडभव पर्यावरण के हक की एक बुलंद आवाज है, चाहे वह पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया अडानी आंदोलन हो या फिर प्रकृति और स्थानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा गया लोहार डोंगरी आंदोलन। उन्होंने हर मोर्चा पर निडरता से प्रकृति की लड़ाई लड़ी है। उनका यह संघर्ष हम सभी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आइए बिना और समय लिए हम जोरदार स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। स्वागत है बंडू भाऊ जी का। बंडू भाऊ, ओवर टू यू। नमस्कार. काय विषय सुरू करू का सरळ? हो, काय चालेल ना तुम्हाला बंडू. हो 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 हो. काय आपला एक सॉरी
तो आज का विषय जो है यूथ का सहभागिता पर्यावरण संरक्षण के लिए। इस तरीके का जो काम है, हम जब यूथ, आज भी यूथ ही बोलते हैं क्योंकि यूथ की काफी जरूरत है पर्यावरण बचाने के लिए। हमारा एक इवेंट भी चलता है, यूथ फॉर नेशन, यूथ फॉर नेचर। तो महत्वपूर्ण यह है कि युवाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण हो जाती है हमारा पर्यावरण बचाने के लिए, क्योंकि यूथ सब कुछ समझता है। अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी चल रहा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही है, इस पर्यावरण को बचाना क्यों जरूरी है, ये आज यूथ को बचाना बताना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि क्या दिक्कतें आज हम फेस कर रहे हैं। लेकिन अभी उसके प्रति संघर्ष के लिए बोलो कि लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए बोलो, तो ये यूथ का बहुत बड़ा काम हो जाता है। मैं प्राय ऐसा कहता हूँ कि हम आजादी के पहले के अगर यूथ होते तो निश्चित तौर पे हम आजादी के लड़ाई में होते थे। तो आजादी के बाद हमारे सामने क्या चैलेंजेस है, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है अपने सामने अपना पर्यावरण बचाने की। पर्यावरण के अलग अलग घटक है, वो सब घटकों को बचाने के लिए अलग अलग क्षेत्र में काम करना, पर्यावरण के ही अलग अलग विंग की बात होती है। आज देखो कि आज अपना भी जो सेशन चल रहा है, वो सेशन भी एक तो वेबिनार के माध्यम से चल रहा है, और वेबिनार के माध्यम से अपन जो अभी आज का सेशन ले रहे हैं, इसमें आप सब लोग मोबाइल या लैपटॉप से जुड़े होंगे। अब मोबाइल, लैपटॉप, इन सब के लिए महत्वपूर्ण चीज हो जाती है लिथियम। अब लिथियम कैसे निकलता है, लिथियम के साथ साथ पानी, जमीन, ये सारा और इकोसिस्टम का भी पूरा लॉस है। तो ये सब मिनरल्स का ही पार्ट है। फिर डेटा सेंटर्स, जहाँ पे अपना डेटा जमा होता सारा होता, तो डेटा सेंटर का भी आप देखोगे तो टोटली एनवायरनमेंट को बिना छेड़े हम कुछ नहीं कर सकते। यानी एनवायरनमेंट बचाने के लिए भी अमन को। हम्म। हाँ, बंडू बाबू गलती से लेफ्ट हो गए हैं। मैं उनको कॉल करता हूँ, 2 मिनट। नहीं करते। हा लेफ्ट झाले तुम्ही. ठीक आहे ना. हो हो पाठवतो पाठवा. हा, हे लिंक आहे. तो हँडसेट स्विच ऑफ झाला वाटतं. दुसऱ्या हँडसेट वरून. उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, वो दूसरे मोबाइल से ज्वाइन हो रहे हैं। उनका आवाज सबको आ रहा था ना? कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जा रहा है सुनने में? ओके, cool। अच्छा. हाँ, तो पर्यावरण की जो बात कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए सारी चीजों में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि युवा कितना जागरूक है और उसके लिए जमीनी स्तर पर किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण बचाने के लिए युवाओं की काफी जरूरत है, पर वो उन युवाओं को कितना अवेयरनेस है अपने स्थानिक पर्यावरण के प्रति, और किस तरीके से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ये भी चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अभी का जो आंदोलन हुआ है, लोहार डोंगरी का जो आंदोलन है, वो मात्र सिर्फ लोहार डोंगरी का आंदोलन नहीं है। लोहार डोंगरी नाम का एक आयरन ओर का ब्लॉक था। अब पूरे देश भर में आयरन ओर हो, बॉक्साइट हो, फिर कॉपर रहे, कोल रहे, सभी मिनरल्स का जिस तरीके से दोहन किया जा रहा है, सही में उतनी जरूरत है क्या?
तो पहले जब भी माइनिंग होती थी तो माइनिंग के वक्त ऐसी स्थिति थी कि माइनिंग कर रहे, जहां से जो भी मिनरल्स हम निकाल रहे हैं वो मिनरल से चलकर कोई प्लांट डाला जाता था और प्लांट में यूज होकर उसका एक इंडस्ट्री डेवलप होती थी। अभी परिस्थिति ऐसी है कि जहां पे भी मिनरल्स है वो मिनरल्स को निकालो और विदेशों में जाके बेच दो। तो हमें डेवलपमेंट को सही तरीके से समझना पड़ेगा। और डेवलपमेंट यानी क्या है, किस तरीके का डेवलपमेंट है। तो एनवायरमेंट का तो लॉस होगा, क्योंकि आज जो मिनरल्स है वो सभी मिनरल जहां जंगल है वहीं पे है सबसे ज्यादा। तो 2009 में अपना अदानी कोल ब्लॉक के लिए एजिटेशन जब हम लड़ रहे थे, उसके खिलाफ लड़ रहे थे, तब उस आंदोलन में लगभग 7-8 हजार एकड़ जंगल कटने वाला था। ताड़ोबा का ही कॉरिडोर था। उस लड़ाई में भी जनता ने काफी सहभाग साथ दिया और वो भी आंदोलन यशस्वी हुआ। तो उस समय पे तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जो थे वो थे जयराम रमेश जी। तो उस समय पे एक पॉलिसी लाई गई थी, गो जोन और नो गो जोन। गो जोन यानी यहाँ पे माइनिंग आप कर सकते हो जहाँ पे एनवायरमेंटल लॉस नहीं है, जहाँ पे जंगल काटने वाला नहीं है, वो जंगल के नीचे मिनरल नहीं है, ऐसे कुछ ब्लॉक्स थे उनको पहले निकाला जाएगा। और फिर खूब ज्यादा जरूरत पड़ती है तो फिर ऐसे ब्लॉक को हाथ लगाए जाएंगे। लेकिन तलक के लिए कहाँ माइनिंग करना यानी गो जोन, कहाँ माइनिंग नहीं करना इसके लिए नो गो जोन। लेकिन वो साल भर भी नहीं टिका, क्योंकि प्रेशर, डेवलपमेंट का प्रेशर, कॉर्पोरेट का प्रेशर प्राय ये सरकार के ऊपर होता है। अब सरकारें चल नहीं सकती बिना कॉर्पोरेट के सहभाग से। तो आप 2014 से तो ये सारी चीजें आप कैमरा देख ऑन रहे हो। करो का मेरे ऐसी पास। स्थिति में फिर हमारे पर्यावरण को बचाना काफी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आप देखिए, चलो। किसी कोई एक ब्लॉक है जो खेती की जमीन पे है, जहां फॉरेस्ट नहीं है, और एक ब्लॉक है फॉरेस्ट की जगह पे। तो खेती की जगह पे जो ब्लॉक है वहां पे अगर आप जाते हो, वो ब्लॉक लीज पर प्राप्त कर लेते हो, एक्विजिशन होता है, तो वहां पे लोगों के पुनर्वास से लेकर उनकी जो भी डिमांड्स होती है, कंटिन्यूअस एक आंदोलन चलते रहता है लोगों से। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी बन जाती है कि फॉरेस्ट का परमिशन लेना आसान हो जाता है उनके लिए। ऑफिसर्स, मिनिस्टर, उनके साथ थोड़े से पर्यावरण के कायदे कानून को इधर दौड़ मरोड़ कर दो, लेकिन लोगों की तकलीफ नहीं होती। तो पिछले 10 सालों से ऐसा चित्र है कि फॉरेस्ट की ओर जो भी ब्लॉक्स लेना है लीज के ऊपर मिनरल्स के लिए, वो जा रहे फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर और वहां के वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस को लेकर ये एक संघर्ष शुरू है। लेकिन जब जब इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो वैसे वैसे ये सारी चीजें हम समझ पाते हैं कि यहाँ पे कुछ एनओसीज होती है। और वो एनओसी जो है वो एनवायरमेंट क्लियरेंस के पहले कुछ एनओसी प्राप्त करना होता है उनको, तो उसमें एक वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस होता है। तो हम क्यों लड़ रहे हैं यहाँ पे वो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस को लेकर, क्योंकि यहाँ वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट करके हम काम कर पा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट करके काम कर रहे हैं यानी कैसे काम कर रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू का ही काम नहीं है, तो उससे जुड़े हर मुद्दों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जरूरी हो जाता है कि उनका हैबिटेट बचाया जाए, हैबिटेट के साथ उनके कॉरिडोर्स बचाए जाए। कॉरिडोर्स अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है जब टाइगर कंजर्वेशन की हम बात करते हैं। एक जंगल से दूसरी जंगल को जोड़ने वाला जो फॉरेस्ट का गलियारा होता है उसको, या फिर हम मराठी में भ्रमण मार्ग बोलते हैं। तो ऐसे भ्रमण मार्ग यानी कॉरिडोर्स। तो कॉरिडोर्स में एक जंगल से दूसरी जंगल तक ये वाइल्ड लाइफ, खास करके टाइगर्स, माइग्रेटरी रूट होता है उनका। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वहीं पे माइनिंग होने जा रही है। तो इसके लिए ऐसे कोई प्रपोजल आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सेंचुरीज है, या फिर टाइगर रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है। ये कुछ परिभाषाएं हैं जिनके वजह से उनको प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है, संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों से सटे हुए या उनके कॉरिडोर्स में अगर कोई माइनिंग प्रस्तावित होती है तो वो स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड के पास जाता है, उनके क्लियर यानी उनके एनओसी के लिए। वो एनओसी दे देता है तो वो फिर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के पास जाता है। अब एसबीडब्ल्यूएल का चेयरपर्सन सीएम होते हैं और नेशनल बोर्ड के चेयरपर्सन पीएम होते हैं। इनका क्लियरेंस मिलने के बाद उनको फाइनल अप्रूवल मिलता है एनवायरमेंट क्लियरेंस का। फिर कहीं जाके वो माइनिंग का काम वहां पे शुरुआत होती है। तो जरूरी ये चीज समझना होता है कि
तो उस जगह पे क्या क्लियरेंस है, सही में वो क्लियरेंस दिया जा रहा है तो सही में दिया जा रहा है, तो नियम को के साथ दिया गया है कि नियमों को ताक पे रख के दिया जाए। तो ये सारी चीजें अगर समझ में आ जाती है तो आपका आसान हो जाता है कि वहां पे हम विरोध किस तरीके से कर सकते हैं। तो लोहार डोंगरी ऐसा ये कॉरिडोर का एरिया था, और कॉरिडोर के एरिया में ये माइनिंग प्रस्तावित थी, उसको राज्य वन्य जीव सल्लागार मंडल स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन्होंने क्लियरेंस दी। अब वो नेशनल को प्रपोजल जाने वाला था, तो उसके बीच में ये आंदोलन हुआ है। इसके पहले भी एक माइनिंग का वैसा ही हुआ, स्टेट के पास जाने के बाद नेशनल को हो गया, क्लियरेंस हो गया, फिर लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद उनके पास सब क्लियरेंस है तो नहीं कर सकते। अब ये सारी चीजें, तो वो स्थानिक स्तर पर क्या प्रॉब्लम्स है, ये वहां के स्थानिक एक्टिविस्ट हो गए, वो लोग हो गए, तो ये सारी चीजें सही तरीके से हमें बता सकते हैं। अब दिक्कत क्या हो जाती है, पूरे भारतवर्ष में हम देखते हैं कि पर्यावरणवादियों को विकास विरोधी कहा गया। अब विकास विरोधी नहीं, अब मेरे बारे में या हमारे मूवमेंट के बारे में आप बोलेंगे तो हम एक्सट्रीम एक्टिविस्ट इस तरीके के नहीं है कि सब विरोध करेंगे। मैंने शुरुआत वही से की थी कि अभी का वेबिनार भी चालू है, तो वो भी हम पर्यावरण का लॉस करने वाले गैजेट्स को यूज कर, तो हमें उतना तो पर्यावरण का राशि कर ही रहे हैं ना। फिर हमें समझना है कि कुछ चीजें जरूरी है आज वर्तमान स्थिति में, तो फिर डेवलपमेंट भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो शाश्वत विकास की बात हम कर रहे हैं, तो वो शाश्वत विकास किस तरीके से हो सकता है, ये आज की पीढ़ी को समझना जरूरी है। क्योंकि संघर्ष और वाद विवाद जो चल रहा है ना, युवाओं में भी चलता है, तो यही डिबेट चलता है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि जैसे हमारा जो संविधान है, संविधान का कलम 51A(g) में जो कहा गया है कि वह अपने इंडिविजुअल जो कर्तव्य है, ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा हूँ, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में है कि हमें हमारे पर्यावरण, हमारे जल जंगल जमीन का भी हमें बचाना है, ये व्यक्तिगत स्तर पर हमारा कर्तव्य का पार्ट है। 48A में वो राज्य सरकार की जवाबदारी, यानी सरकार की जवाबदारी हो जाती है कि उसको बचाना। अब इस दोनों दायरों में हमें अगर काम करना है तो दोनों भी चीजें समझना पड़ेगा, तो किस तरीके से कैसे अपने को विरोध करना है। तो दूसरी चीज है कि चंद्रपुर जिले में सबसे ज्यादा टाइगर्स है, तो लास्ट 5 ईयर में यहाँ पे 200 लोग टाइगर के कन्फ्लिक्ट में मर चुके हैं। अब ये एक अपने आप में अलग एंगल था कि वो ब्रह्मपुरी डिवीजन जहाँ पे माइनिंग प्रस्तावित है, वहां दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर्स है। प्रोटेक्टेड एरिया, टाइगर रिजर्व, सेंचुरीज के अलावा वहां टेरिटोरियल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा टाइगर्स है, वो कैरिंग कैपेसिटी को से भी ज्यादा टाइगर्स हो गए। और वहां लास्ट ईयर 47 लोग जब मरे थे, तो उसमें 18 लोग उसी एरिया के। अभी भी 3 महीने के अंदर लगभग 13-14 लोग मर चुके हैं। और लास्ट ईयर वहां से 10 टाइगर को कैप्चर किया गया, 10 टाइगर्स को पकड़ा गया। अभी 4 टाइगर्स का ऑर्डर हो चुका है, 1 टाइगर को पकड़ा गया। तो ये स्थिति क्या दर्शाती है कि हमारा राष्ट्रीय एनिमल जो है टाइगर, उसको बचाने के लिए जो इंस्टिंक्ट हो चुका था। तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब लाया गया इंदिरा जी के माध्यम से, उन्होंने काफी एनवायरमेंट एक्ट लाए, उसी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था। तो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर ये संकल्पना भी लाई गई, सबसे पहले टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क बनाए गए। तो 50 साल बाद उनका जो स्टॉकहोम में जो उन्होंने स्पीच दिया है, आज भी आप पढ़ते तो आज भी आज की परिस्थिति से के ऊपर भाष्य कर रही है इंदिरा जी, ऐसा लगता है। तो परिस्थिति 50 साल पहले भी वही थी, आज भी। लेकिन आज माइनिंग का जो प्रेशर बन रहा है, उस स्थिति में वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट कम होते जा रहा है, और हमें वाइल्ड लाइफ पूरे इकोसिस्टम के लिए बचाना जरूरी है, क्योंकि जंगल बचाना। अब ऐसी स्थिति में एक जगह पे टाइगर्स इतने बढ़ चुके हैं कि वहां पे कन्फ्लिक्ट है। 2009 में स्थिति ये थी कि लोग अदानी के विरोध में जंगल बचाने के लिए, टाइगर बचाने के लिए लोग हमारे आंदोलन में शिरकत कर रहे थे। लेकिन आज ये परिस्थिति, आज का भी पेपर आप उठाते तो आज देखोगे कि लोगों ने आंदोलन करा है। लोग बाघों को पकड़ो, बाघों को गोली मारो, ये परिस्थिति में जी। अब ये परिस्थिति में अगर वहां पे माइनिंग हो रही है, वो वाला पहले। शायद उनका नेटवर्क इशू शुरू है वहां पे, जल्दी ज्वाइन करेंगे। शी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या बंद आहे।
ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या बंद आहे. स्विच ऑफ झाला फोन. दोन्ही नंबर स्विच ऑफ येत आहे. नेटवर्क प्रॉब्लेम. आपण डायल ठीक आहे. थोडा लाईट येणं जाणं सुरू आहे तर नेट कनेक्टच होऊन जाता है. ओके. तो वहां पे कन्फ्लिक्ट के बारे में मैं बता रहा था कि कन्फ्लिक्ट वहां पे इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों में काफी आक्रोश है. अभी लोग आंदोलन वहां पे कर रहे हैं सारे. तो ऐसी स्थिति में वहां पे अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता है तो वहां पे कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा. तो इस माइनिंग को परमिशन देने के लिए एसबीडब्ल्यूएल में एक त्रिसदस्यीय समिति गठित की थी. वो समिति के रिपोर्ट्स में यानी गवर्नमेंट के खुद के रिपोर्ट्स में ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ इन सारी चीजों को बताया गया है. अब फिर भी उसको एक कंडीशन के ऊपर परमिशन दे दी. तो इसीलिए उसी कंडीशन को लेकर हालांकि इसमें काफी ट्रेंडिंग चला लोहार डोंगरी इशू. लेकिन किसी को भी हम क्या मांग कर रहे हैं ये नहीं समझ पाया था लास्ट एंड तक. अनशन छूटने का समय आया उस समय तक उन लोगों का ये कहना था कि प्रोजेक्ट को परमिशन है ही नहीं तो फिर आंदोलन किस चीज के लिए. तो निश्चित तौर पे आपको समझा होगा कि एसबीडब्ल्यूएल का जो परमिशन की बात मैं कर रहा था स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी उसके बाद नेशनल बोर्ड को जाएगा उसके बाद एनवायरमेंट क्लियरेंस एमओएफ की तरफ से मिलेगा उसके बाद प्रपोजल होने वाला था. तो हम उसकी परमिशन रद्द करो ये नहीं बोल रहे थे हम वो परमिशन की बात कर रहे थे जो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस स्टेट बोर्ड ने दिया था उसके ऊपर. तो ये जो टेक्निकल चीजें हैं वो बहुत सारे लोगों को समझा ही नहीं. हाउस के अंदर भी वही चीज हो रही थी विधानसभा के अंदर विधान परिषद के अंदर वही चीजें बार बार दोहराई जा रही थी और मिनिस्टर द्वारा वही उत्तर दिया जा रहा था. लेकिन वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस तो दिया था वो रिकमेंडेशन करता है वो रिकमेंडेशन को पीछे लो या फिर रद्द करो ऐसी हमारी मांग थी. तो ये हो गया लोहार डोंगरी को लेकर. लेकिन समय रहते हमने करस्पॉन्डेंस करा समय रहते अनशन का इशारा दे दिया. उसके बाद सुमोटो पीआईएल भी दाखिल हो गई. सुमोटो हो गई है तो फिर हमारा से रहेगा नहीं हमारी बातें सुनी जाएंगी क्या नहीं. तो फिर हमने पिटिशनर एज ए पिटिशनर करके पीआईएल भी डाला वहां पे वो भी एक्सेप्ट हो गई. अब दिक्कत ये थी कि वो जो ट्रांजिशन फेज था एक बार कोर्ट के तरफ से नोटिस इशू हो जाते हैं नोटिस के बाद उनके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे फिर उनके ऊपर आर्गुमेंट चलेगा तो कहीं पे स्टे दिया जाएगा. तो वैसा कोई भी स्टे नहीं था. एकदम शुरुआती स्टेज में था तो फिर हमने एजिटेशन कर नहीं पाएंगे कोर्ट में है ऐसा बार बार बोला जा रहा था. लेकिन इसमें भी वो टेक्निकल बातें अगर हमें ध्यान में है तो हमारे संघर्ष में उसका उपयोगिता ज्यादा होती है और हमें हेल्प भी करती है. तो वो ये भी एक चीज रही. फिर एजुटेशन के समय तक उन्होंने कोई भी करस्पॉन्डेंस नहीं करा या फिर बातचीत नहीं हुई. प्राय मैंने देखा है इसके पहले कि हर डिमांड के बारे में ब्यूरोक्रेट्स या जो भी प्रशासकीय डिपार्टमेंट होता है वो बात करता है आपकी मांगों को समझते हैं और उसमें क्या होने वाला है क्या है प्रेजेंट स्थिति उसके बारे में बोला जाता है. लेकिन इस बार इस तरीके का कोई नहीं चीज नहीं हुई. अब मुद्दा क्या होता है जब भी कोई कॉर्पोरेट के खिलाफ हम लड़ रहे थे तो विश्वसनीयता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप एक बार इशारा देने के बाद आप पीछे नहीं जा सकते. बहुत सारे डेवलपमेंट इसमें हो चुकी थी लेकिन उसको आगे जाना काफी जरूरी था क्योंकि सरकार की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से कुछ भी ना तो एजिटेशन तय दिन को हमने शुरू कर दिया. अब इस तरीके का जो आंदोलन चलता है तो इसमें महत्वपूर्ण चीज होती है कि अनशन आज भी उतने ही कारगर है. आप कितनी ईमानदारी से अनशन कर पा रहे हो आपके डिमांड्स कितनी जेन्युइन है वो सारी चीजें और साथ ही साथ महत्वपूर्ण होता है कि आप जो मांग कर रहे हैं आपके मांगों के साथ कितने लोग आपके साथ हैं आपके मांगों को कितने लोग समझ पा रहे हैं. तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट की दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा. तो इसमें बात ये हो जाती है कि थोड़ा सा लीगेसी वाला मैटर है कि पिछले 2 दशकों से इकोप्रो का कुछ काम रहा है काफी सारे आंदोलन कर चुके हैं. ऐसी स्थिति में लोगों का विश्वास होने की वजह से आंदोलन की ताकत ज्यादा हो जाती है. फिर भी आज के दौर में जिस तरीके का सपोर्ट सिस्टम की तरफ से चाहिए वो सिस्टम शायद तरफ से मिल नहीं पाता है. ऐसी स्थिति में
हर कोई आंदोलनकारी जो होता है कि वो विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये टाइम लेने वाला है। लेकिन हमें गांधी अगर सही तरीके से अगर समझे है तो इस गांधीगिरी या अनशन वाले आंदोलन में एक चीज हो जाती है कि तकलीफ एक बंदे को होती है, लेकिन जितने भी सहभागी होना चाहते हैं उन लोगों को मात्र तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि शांति के मार्ग से आप आंदोलन करने जा रहे हैं। तो ये समझने वाली चीज है कि लेकिन आपकी मेंटली कंडीशंस उतनी ठीक होना जरूरी है, क्योंकि सक्सेस या फिर आपकी सुनवाई हो हर चीज की वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अनशन, जब हम अन्न त्याग सत्याग्रह या आमरण अनशन की बात करते हैं तो अनिश्चित है वो, यानी कोई भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या होगा आगे। बहुत सवालों में हम घेरे हुए रहते हैं। ऐसी स्थिति में मानसिक संतुलन को कायम रखना ये भी अपने आप में एक अलग काम हो जाता है। शासन की तरफ से अगर कोई भी होता नहीं, 8 10 10 दिन जा रहे हैं, 15 दिन जा रहे हैं, तो ऐसे आपने आंदोलन देखे हैं कि जहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में लोग कितने अवेयरनेस है, लोगों को आने वाले थ्रेट के बारे में कितना पता है। तो यह आंदोलन जब हो रहा था तो इसमें एक बड़ी बात थी कि जिस जगह पे आंदोलन हो रहा है वो चंद्रपुर का शहर का जिला अधिकारी कार्यालय के सामने की जगह है। अब ये जगह आंदोलन की जहाँ के लिए हम बोल रहे हैं वो कितने दूर है, तो यहाँ से लगभग 90 100 किलोमीटर दूरी पे है। वहां के कितने लोग हैं, तो वहां के कोई भी नहीं है। वहां पे कौन आंदोलन कर रहा है, तो वहां पे कोई नहीं कर रहा है। तो ये समझने वाली ये बात है कि आपकी लड़ाई जो है वो पॉलिसी लेवल पे है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बताई जा रही है, जो एक्ट हमारे प्रावधान किए हैं, उन सभी चीजों को नजरअंदाज कर रही है। दूसरी चीज, वहां के जो फैक्ट्स है, जो फेस कर रहा है चंद्रपुर जिला संघर्ष को लेकर, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को लेकर, उसके ऊपर जो कुछ कार्रवाई करना चाहिए था वो न करते हुए, यानी उपाय करना है, दवा देना है। वहां पे अगर मेरा हाथ को कोई इंजुरी है तो मेरे को वहां पे कुछ सर्जरी करना है, तो हाथ काटने वाला काम वहां पे होने वाला है। तो ये जो चीज हो रही है, इनको सही तरीके से हम अगर लोगों तक पहुंचा पाए तो शायद लोगों में ये विश्वास आ जाए कि वो आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और गांधीगिरी या फिर आज भी जिस तरीके के सत्याग्रह है उतने ही कारगर है जो पहले हुआ करते थे। अब वो जेन्युइन है नहीं है वो हर स्तर पर चेक किया जाता है, सरकार भी वही चीज करती है। लेकिन जब सरकार को ये पता चल जाता है कि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का, एक संस्था का नहीं है, या सैकड़ों हजारों लोग हैं जो यही चाहते हैं, उनकी समझ भी उतनी है, तो शायद उस समय पे पॉलिटिकल एक प्रेशर उन्हीं के ऊपर बनता है कि इसके आगे हम नहीं निर्णय ले सकते हैं। यानी आंदोलनकारी या जो मांग कर रहे हैं उनके साथ में उनके डिमांड्स को पूरा करना ही एक मार्ग रह जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये तो मैं शॉर्टली आप सभी को बताया है, आप सब अलग अलग फील्ड से हो, तो हम जरा आपके सवालों के ऊपर बात करेंगे, और उसी के साथ अगर कुछ छूट जा गया है तो मैं उसके ऊपर भी आपसे बात करूंगा। उमा का। हाँ, थँक यू बंधू. फक्त मला थोडं जो जो हमारा एक मुद्दा था कि यूथ का रोल इसमें कैसा हो सकता है उसके बारे में आपने शॉर्ट में बताया. तो मैं उसके ऊपर थोड़ा जानना चाहूंगा कि ये आंदोलन में आपको यूथ पार्टिसिपेशन कैसा लगा, था या नहीं था, या फिर आप उसको बढ़ाने के लिए क्या सोच रहे थे, और इन जनरल यूथ कैसे इन मुद्दों पे काम कर सकता है, इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूँ. देखो, आंदोलन में यूथ काफी था, क्योंकि आपने जो कुछ भी देखा है 5वें दिन जिस तरीके से हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो जद्दोजहद हुई थी प्रशासन की तरफ से, तो आपने उस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से जिन लोगों ने पहुंचाया, तो हर एक व्यक्ति आंदोलन कर ही रहा था उस समय पे, लेकिन आंदोलन का तरीका अलग था। तो सहभागिता इसी तरीके से होती है। आप किसी आर्मी का स्ट्रक्चर आप आपके आंखों के सामने लाते हो, तो बॉर्डर पे जो सोल्जर लड़ रहा है वही एक सोल्जर या सैनिक मात्र आर्मी नहीं होती है। आर्मी का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें ढेर सारे विंग्स होते हैं, ढेर सारे लोग होते हैं, अलग अलग विभागों में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो पूरी मिला के आर्मी होती है। तो वैसे स्तर है, तो कोई अगर फ्रंट पे कोई लड़ रहा है तो बाकी लोगों का क्या रोल है। तो उसी तरीके का यूथ का एक रोल होता है कि यूथ आज की आवाज है, वो संवेदनशील भी है, लेकिन उसको उतना अवेयरनेस है क्या, यही बात है।
तो ये चीज क्या है, पर्टिकुलर आंदोलन के बाद यूथ को कनेक्ट करने से अच्छा है कि हम ऐसे युवाओं को तैयार करें जिनको पर्यावरण और अपने स्थानिक पर्यावरण के प्रति एक समझ है। ऐसी स्थिति आती है तो हर व्यक्ति तो कोई लड़ने वाला नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा मूवमेंट बनता है तो वो वहां पे अपनी सहभागिता दर्ज कराना उतनी ही जरूरी हो जाती है। तो अपने अपने रोल पे जाके आप वहां पे जाके वहां के फैक्ट्स अपने तरीके से बता सकते हो, लोगों को शायद आपकी भाषा में ज्यादा समझे। टेक्निकल चीजें हर व्यक्ति के समझ में नहीं होता है। 2 जून की रोटी के लिए लोगों का संघर्ष चालू है। जो आज सुबह निकलेगा म्हणजे आम्ही मराठीत म्हणतो ज्याचं पोट हातावर आहे, यानी जो दिहाड़ी नहीं कमाएंगे तो रात का चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे लोगों को एनवायरमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, और बहुत सारे लोगों को भी वैसे भी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आज जो बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं हम, अन्न वस्त्र निवारा की जब बात करते हैं, तो आज हमारी बेसिक नीड्स हवा और पानी हो चुकी है। हमें वो शुद्ध स्वरूप में हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए। लेकिन कितने लोग इसके बारे में डिमांड कर रहे हैं? तो आप देखो दिल्ली जैसे शहर में पर्यावरण पोल्यूशन की बात हम करते हैं तो क्या स्थिति है, कितना पॉलिटिकल मुद्दा बनता है और कितने लोग इस मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें है कि एक जहां दिल अपने देश की राजधानी का शहर में ये स्थिति है, तो कहाँ हम चंद्रपुर सर के छोटे शहरों की बात करेंगे, कहाँ सुरजागढ़ में जाओगे जहाँ जंगल में ट्राइबल्स है और उनके पैसा एक्ट की बात करने वाले हैं। तो ये जो समझ है कि हमें ये सब बचाना अगर जरूरी है, तो हर व्यक्ति को इसके सामने आना पड़ेगा और उसमें अपनी समझ बढ़ाना जरूरी है। फिर अभी ये आंदोलन के बाद बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपका आंदोलन कैसे सक्सेसफुल हो गया, आपकी कैसे सुनवाई हुई, आपकी कैसे सुना। तो ये चीज नहीं है, ये समझना ये जरूरी है कि वहां पे जो कुछ कर रहे हैं तो स्थानिक लेवल पे हमारे स्थानिक एनवायरनमेंट की हमें क्या समझ है। एक लोग उसके प्रति या पॉलिटिशियंस, हर व्यक्ति की जरूरत है ना, हम अपना क्या कर रहे हैं कि हमारा पोटेंशियल पोटेंशियल क्या है, फिर हम किस तरीके से किन किन लोगों की हेल्प लेना है। तो आपको यार जिन्होंने भी आंदोलन को करीबी से देखा होगा, तो हम उन 10 दिनों को नहीं देखना है, उसके पहले फाउंडेशन वर्क हमने क्या करा है वो महत्वपूर्ण है। मीडिया जिस तरीके से शिरकत की, या फिर क्विंट हो गया, मिंट हो गया, प्रिंट हो गया, बीबीसी हो गया, ये सारे लोगों ने जिस तरीके से वहां आकर वो इश्यू को आगे किया। हर बार हम क्या करते थे, आंदोलन के बाद मीडिया इन्वॉल्वमेंट किया जाता था। इस बार उस मुद्दे की गंभीरता को सही तरीके से समझाना उतना ही जरूरी हो जाता है जब आपके पास पुख्ता सबूत हो। दो, कि आपका वहां पे लोकल में वर्क हो, आप वहां के लोकल एक्टिविस्ट। मेरे लिए चीज ऐसी हो गई कि मैं यहाँ से 2 दशकों से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कैसी होती कि मैं एक बात करूंगा तो लोगों को प्रमाण मूल्य हो जाएगी। तो ये चीज हो जाती कि लोगों विश्वास कैसे करेंगे, आप जो बोल रहे हैं सही में वो हुआ तो नहीं है ना, हम जो थ्रेट की बात कर रहे हैं वो हुआ नहीं है। तो ये जब चीजें यूथ को क्यों समझ है, क्योंकि देखो आज कोई भी गैजेट है, आप भी आज आज वर्तमान स्थिति में कल का बच्चा भी आपको सिखाएगा गैजेट का यूज। यानी आप नए जनरेशन के यूथ होने के बावजूद कल का बच्चा अपने को भी सिखा सकता है, हम कितने भी अपडेटेड रहे। तो ये जनरेशन गैप है। तो जनरेशन गैप में ये चीज है कि उनको जो चीजें समझ में आ रही है वो हमें नहीं आ रही है। तो आप पुराने लोगों को किस तरीके से बताओगे फिर ये सारी चीजें? तो ये युवा ही सही तरीके से समझ सकता है, और वो युवा जो आज 13-14 साल में है, उनकी समझ पर्यावरण के प्रति बढ़ाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आने वाली पीढ़ी वो है, उनके हाथ में है सारी चीजें। शायद क्रय शक्ति है या एक्टिवली हम कुछ भी कर सके, शायद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पीढ़ी है वो उनके लिए और आने वाले पीढ़ी को लिए हमें हमारा एनवायरनमेंट अगर बचाना है तो यूथ की सहभागिता बहुत बड़ी है। फिर है तो फिर कैसा रोल प्ले करेंगी, तो पहले ज्ञान की बात आती है। ज्ञान 2 तरीके का हो जाएगा कि वो फील्ड का नॉलेज एक हो जाएगा। फिर आप एक्टिविज्म करना चाहते हो तो एक्टिविज्म का भी ज्ञान जरूरी है। फिर एक्टिविज्म में हर दिन हमारे आंदोलन को कुचला जा रहा है, फिर गांधी के देश में रहकर हम गांधी को नहीं समझ पाएंगे और उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे तो शायद व्यर्थ है। लोग आज भी उसको बाजू में रख रहे हैं, बाजू इस तरीके से ज्यादा तकलीफ। आप देखो कहाँ आंदोलन नहीं चल रहा है, पूरा ओडिशा, वेदांता, पास्को से लेकर हर जगह हसदेव, सुरजागढ़ आंदोलन नहीं करे, लोगों ने कर रहे हैं। लेकिन हमें सरकार से इस तरीके से गुहार लगाना जरूरी है
कि हम कोई भी एनवायरमेंट के यानी प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरीके का एनवायरमेंट को नष्ट करके हम विकास की बातें कर रहे हैं वो शायद गलत है। तो वो अगर हम सही तरीके से लोगों तक समझाएं और हमारे आवाज में आवाज मिलने लगे तो शायद इस तरीके के आंदोलन सक्सेस होंगे। लेकिन बात क्या हो जाती है कि एक बंदा बोल रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं, तो रिएक्शन यानी कृतिशील कार्यक्रम हम बोलते हैं उसके लिए। तो हम कृतिशील एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना जरूरी है। बोलने से अच्छा प्लास्टिक उठाओ, ये प्लास्टिक जो हम कैरी बैग के बारे में बोलते हैं कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करना, लेकिन आपने देखा है जब कभी आप मार्केट से गुजर रहे तो आपकी भी परेशानी हो जाती कि वो लिए बिना आप भी नहीं जा सकते। तो कितना कठोर है इम्प्लीमेंट करना। तो कृतिशील कार्यक्रम ऐसा होता है कि लोगों को बोलने के पहले हमें कुछ करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति से जब गुजरते तो लोग ट्रस्ट करना शुरू हो जाता है। तो ऐसे युवाओं में अपने स्थानिक पर्यावरण के प्रति समझ होना, और जब आप और हम इस वेबिनार के माध्यम से जैसे पिछली बार हुआ आंदोलन के बारे में समझ रहे हैं, तो ऐसी जगह पे जाके जहां जहां लोगों ने सक्सेसफुली कुछ करा है, कुछ भी रचनात्मक कार्य भी हो सकता है, हर बार आंदोलन की बात नहीं कर रहे, तो रचनात्मक कार्य में भी हम देख सकते हैं। अब गांधी जी ने ही स्वच्छता के बारे में बताया, उन्होंने ही श्रमदान के बारे में बताया, तो ढेर सारी उनके बताए हुए विचारों के साथ कृति को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारा किला स्वच्छता अभियान जब चला तो वो लगभग 1020 दिन तक चला। श्रमदान क्या होता है, एक दिन के लिए गए और क्लीनिंग में इन्वॉल्व हो गए तो श्रमदान नहीं हुआ। श्रमदान की एक ऐसी सीरीज बनी जिसमें लोगों ने सहभागिता करा और जिसका दखल भी सरकार को लेना पड़ा था। तो रचनात्मक कार्य या जो भी चीजें है, ये हमारे यहाँ पे सारी चीजें का लीगेसी रहा है। तो ये सारी चीजों के साथ जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा ना यूथ, तो तब तक शायद हम उतने मजबूत नहीं होंगे। अगर एक बार हम इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाते तो हमारी आस्था बढ़ जाती है, पर्यावरण के प्रति हो रहे हेरिटेज के प्रति रहे, फिर वो आस्था से जो संघर्ष निकल के आता है तो शायद उस संघर्ष को दबाने का कुचलने की ताकत नहीं रहती है, क्योंकि वो जनता की आवाज बन जाती है। वो भी हमारा स्वच्छता सत्याग्रह था। आज यहाँ पे बताना मुश्किल है इतना सारा, लेकिन आपके सवाल के साथ संकेत चलते हैं। मैसेज ओके, थैंक यू बंडू। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। लगभग बंडू भाई ने मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने जो सोचा था वो कवर किए हैं। तो बाकी कुछ चीजें हम क्वेश्चंस में एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनको भी पूछना है वो रेज हैंड करके एक ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करें, फिर हम नाम लेंगे, देन यू कैन आस्क। तो सबसे पहले मैसेज में संकेत ने कुछ पूछा है तो वो मैं स्टार्टिंग में पढ़ता हूँ, स्टार्ट ये सेशन स्टार्ट करने के लिए। उनका सवाल है कि कितने लोग आंदोलन में जुड़ने चाहिए ताकि गवर्नमेंट आंदोलन को सीरियसली ले। दूसरा सवाल है आपको थ्रेट्स आए क्या फ्रॉम कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट। तो बंडू भाई ये दो सवाल हैं। नहीं नहीं, लोगों की संख्या का विषय नहीं है, निर्धार एक व्यक्ति का भी हो सकता है, लोग जुड़ने वाले जुड़ते रहेंगे, लेकिन किस मुद्दों के ऊपर आपका से आप ये कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं वहां पे, आप किन मुद्दों को लेकर है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा है, ये सारी चीजें होता है। यानी आप खड़े हो गए कल, कोई भी प्रोजेक्ट है और खड़े हो गए कि हमारा इसको विरोध है, पर विरोध क्यों है, हमने उसका स्टडी किया है क्या? तो देखिए, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट के बारे में अगर हमने जानना है तो थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले खान मंत्रालय से जो लीज एरिया जो होता है ना, तो उसके ब्लॉक का ऑक्शन होता है, कोई कंपनी वो ऑक्शन में ले लेती है। उसके बाद उसको टीओआर मिलता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिलने के बाद उसको खूब सारे एनओसी प्राप्त करना है, लेकिन उसके पहले उसको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बनाना पड़ता है। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उस ब्लॉक के अंदर, जहां पे ब्लॉक है उसके पेरीफेरी में 10 किलोमीटर के रेडियस में क्या क्या है, हेरिटेज भी, एनवायरमेंट तो है ही है, लेकिन हेरिटेज है, प्रोटेक्टेड एरिया है, फॉरेस्ट है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है पूरा, इस माइनिंग जो एक्टिविटीज होगी या जो भी प्रोजेक्ट है, उसका एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाया जाता है। अगर वो इस रिपोर्ट का हम स्टडी करते हैं ना, तो हमें कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। तो शायद कुछ चीजें उन्होंने छुपाई हो, कुछ चीजें उन्होंने बताई नहीं हो, कुछ चीजें जो बताई है लेकिन वो नियम
को ताक पे रखकर वो सारी चीजें, इसका एक स्टडी हो जाता है तो शायद हमें वो समझ आ जाएंगी। तो फिर पब्लिक हियरिंग होती है, तो सबसे पहले पब्लिक हियरिंग में जाके हम अपना विरोध दर्ज कराते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस है, क्रोनोलॉजी है, उसको अगर हम समझते हैं तो ये होता है। अगर आपके मुद्दे वाजिब है तो लोग धीरे 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 जुड़ने जाते हैं। लेकिन देखने वाला तो ये भी देखते रहता है ना, आपने बोला कि ऐसा, तो दूसरा आप अपने देखे होंगे, आप हमारे भी फेसबुक के ऊपर कुछ लोगों को लगा दिया था कि वो बोल रहे कि इससे थोड़ी नुकसान होने वाला है, उससे तो ज्यादा इससे नुकसान होने वाला है, आप इधर कुछ नहीं बोल रहे, आप सुरजागढ़ में कुछ नहीं बोल रहे। तो ये सब चीजें चालू हो जाएंगी। तो ये तरीके का है। रहा सारी चीजों का, तो हमारा देखो, हमने इस एजुटेशन में हमारा कंपनी या कोई प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट दुश्मन है क्या? हम दुश्मनी निकालने के लिए अपोज कर रहे हैं क्या? तो हमारा जो एजेंडा है वो शुद्ध है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एनवायरमेंट, यहाँ का बाघों के कॉरिडोर, यहाँ पे जो लोग बाघों के संघर्ष में मर रहे हैं उनका, तो हमने स्टार्ट से लेकर अंत तक हमने कभी भी कौन सी कंपनी है, किस कंपनी के विरोध में, कंपनी के विरोध में नहीं कर रहे ना हम सरकार को बोल रहे हैं कि आप जिस ब्लॉक को देने चाह रहे हो वो ब्लॉक सही नहीं है। हमने इस एजुटेशन में, हमारा अगर एजुटेशन आप देखेंगे तो 2008-9 में हमने अदानी गो बैक करके नारा दिया था, तो अदानी के खिलाफ था। फिर हमारी समझ जैसे जैसे 2 दशकों में जितनी प्रगल्भ होती गई, तो हमने ये देखा कि हमें कारपोरेट से क्यों लड़ना है, देने वाली तो सरकार है, और सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को शुद्ध पर्यावरण देना। और हमारे पास एक्ट है, यानी मैं कुछ बोल रहा हूँ करके हो रहा है ऐसा बात नहीं ना। हम बोल रहे हैं कि ये नियम है, ये कानून है, इस कानून के तहत, कायदे के तहत, पॉलिसी के तहत ये नहीं हो सकता है। तो उस तहत हम बोल रहे हैं कि वो लोहार डोंगरी बचानी चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि 2 तरह के पहलू है। अगर आप कंपनी के विरोध में जा रहे हो तो शायद फिर वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब इस इसमें नहीं आई तो फिर हम ऐसे बोलेंगे तो नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं है। हर लेवल पे अलग अलग चीजों पे है। तो स्थानिक लेवल पे आपको कब पता चलता है कोई भी इश्यूज, मुद्दा, वो भी महत्वपूर्ण होता है ना। जैसे कैंसर का आपका मालूम होना, डायग्नोज होना फर्स्ट स्टेज पे, शायद आपके पास समय है बचाने के लिए, खुद को कुछ तो भी उपचार करने के लिए। अगर वही कैंसर मुझे फोर्थ स्टेज पे पता चलता है तो शायद मेरे पास वो समय हो। तो अगर हम लड़ने की बात कर रहे हैं तो कैंसर से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो किसी प्रोजेक्ट और जिससे होने वाले थ्रेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो वो भी आपको कब पता चलता है, कितना पता चलता है, और आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। आपको पता तो चल गया, लेकिन उसका कैंसर का पर्टिकुलर दायरा कितना है, आपके पास रिपोर्ट्स नहीं है, तो रिपोर्ट्स जरूरी हो जाती है। तो ये सारी चीजों में वही वही चीज बता रहा हूँ। तो हम हेल्थ के बारे में, हाँ, अक्सर मैं कहता हूँ प्रिवेंशन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। बीमारी होने के बाद उपचार करने से अच्छा है कि बीमारी ना हो। तो इतना सजग प्रहरी होना भी जरूरी हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ हो रहा है, विरोध के लिए लोग भी है, पर टेक्निकल बैकग्राउंड या टेक्निकल ग्राउंड पे हम कमजोर है, या फिर हमें ऐसे स्टेज पे पता चल रहा है कि सब परमिशन हो गई है, सब परमिशन गवर्नमेंट की हो चुकी है, तो शायद ही हम अभी लड़कर क्या करेंगे, क्योंकि वहां उनके पास दल बल के साथ उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी परमिशन है। तो संख्या, जो सवाल जो लिखा था, तो संख्या ये मायने नहीं करती, आप किन मुद्दों के साथ लड़ रहे हो ये जरूरी हो जाती है। फिर वो मुद्दे ही आपको लोग जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो उस तरीके से हम ये कर सकते हैं। दूसरा सवाल का जवाब मिला क्या? जी वरुण भाई, और आपके साथ आंदोलन में जुड़ के ये भी लगा कि जैसे आपने भी बोला किस टाइम पे आंदोलन करना जरूरी है और किस वे में, जैसे आपने गांधीयन वेज के बारे में बोला, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा लगता है। तो दूसरा सवाल लेते हैं। श्वेता ने हाथ ऊपर किया है। श्वेता। यस, हेलो एवरीवन। मैं श्वेता भंडारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। कोका अभयारण्य के पास में मेरा गांव है, और मैं करंटली हरियाणा में रहती हूँ, झज्जर जिले में, दिल्ली के पास में। तो सर ने एक बात कही थी, मैं थोड़ा एजुकेशन को दायरे में लाकर थोड़ा बात करना चाहूँगी कि मेरा सवाल भी उसी के अराउंड है। अ, जैसे सर बोल रहे थे कि 13 से लेकर आगे, यानी जैसे यूथ की जो मेन एडोलसेंट एज भी है, उसमें यानी हमारा इन्वॉल्वमेंट यूथ का भी कम दिखता है, या फिर उसको यानी बढ़ाने की ज़रूरत है।
मेन मुद्दा जो फील होता है वो है कि नॉलेज आपकी एनवायरनमेंट के प्रति कितनी है, और एजुकेशन में एनवायरनमेंट के प्रति कितनी सारी चीजें जैसे बुक्स में है, बच्चों के पाठ्यक्रम में है, वो दी गई है। इवन जब सोसाइटी में भी रह रहे हैं तो सोसाइटी के लोगों को भी कितना एनवायरनमेंट के बारे में पता है। तो मेरा सवाल ये है कि यानी इसके लिए कितने काम हो रहे हैं कि अगर बच्चा स्कूल में है और आपके आसपास में यानी स्कूल्स है, तो उनके साथ में बच्चों में एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कम से कम आप जहाँ पे काम करते हो उस एरिया में अ, कैसे है। अगर सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है तो सोशल मीडिया पर जो है यानी कुछ प्लेटफॉर्म है क्या जो जिसमें सीरीज ऑफ कुछ ऐसी सीरीज है जिसमें एनवायरनमेंट के एक्ट हो, एनवायरनमेंट का जो है किस प्रकार से इम्पैक्ट हो, या फिर जो बढ़ता डेवलपमेंट है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो और सिविक सेंस की भी जब हम बात करते हैं, आप प्लास्टिक का यूज़ की बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तरीके से भी हो रहा है। तो ये भी थोड़ा बात है कि लोगों को पता ही नहीं है कि प्लास्टिक का इतना यूज कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट भी ऐसे बैन नहीं लगा रही है प्लास्टिक पे। अगर मंडी में आ रहे हो तो आप अपना खुद का थैला लेके आओ। तो ये छोटे छोटे एक्शन जो है वो यानी हेल्प करते। तो यानी ओवरऑल नॉलेज किस तरीके से एनवायरनमेंट के प्रति बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है जितने भी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आपके स्पेसिफिक अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप कहना चाहो तो वो अगर थोड़ा बताएंगे तो हेल्पफुल रहेगा। देखो, अवेयरनेस, मेरा जितना अवेयरनेस के बारे में जो बात चली थी, मैं वो बोल रहा था कि स्थानिक संघर्षों को लेकर स्थानिक मुद्दों की अवेयरनेस की बात ज्यादा करके मैं बात कर रहा था। और दूसरी हो गई ये चीजें क्या, क्योंकि एजुकेशन जब लेते थे एकेडमिक, हमें एनवायरनमेंट तो पढ़ाया जाता है, लेकिन शायद आप कोका अभयारण्य के पास जब रहते थे तो वहाँ का एनवायरनमेंट शायद अलग था। आज हरियाणा में हो तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। तो दोनों जगह के इश्यूज अलग अलग हो जाएंगे। तो वहां के स्थानिक इश्यूज के साथ जो भी अभी लोगों में तो ये नहीं रहेगा। आज वेबिनार के माध्यम से आज हम गिने चुने 25 लोग इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो शायद 26वें पर्सन को नहीं मालूम है कि लोहार डोंगरी में क्या हुआ था। तो ये भी अवेयरनेस का पार्ट है। अब इसी का अगला दायरा ये होता है कि हमें प्रोजेक्ट वाइज दो चीजें हो जाती है कि प्रत्यक्ष रूप से हम फील्ड पे जाए जहाँ पे ये सारी चीजें होते हैं, वहां पे अगर हम फील्ड विजिट के माध्यम से समझते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर दूसरी चीज होती है कि इसकी क्रोनोलॉजी के बारे में मैं बोल रहा था। तो अवेयरनेस क्या कि पूरा एक्ट समझने की जरूरत नहीं है। फाइनली आप कितना भी पढ़ाई कर लोगे तो उसका सार कितना रहता है, समरीज होता है, तो उतने शॉर्ट लेवल पे तो अपन काम करते हैं। अब एनवायरमेंट एक्ट वैक्ट नहीं समझे चलेगा, पर किसी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस की क्रोनोलॉजी क्या होती है वो क्रोनोलॉजी हम समझ पाए तो शायद हमें इसमें एक आसार नजर आएगा। या फिर हम उस तरीके के एक्टिविस्ट नहीं है, लेकिन वह स्थानीय लोगों को हम बता पाते हैं कि इस तरीके का है। क्योंकि हर चीज में हेल्थ के बारे में और बीमारी के बारे में डायग्नोस, तो ये डायग्नोस होना और डायग्नोस करना दो चीजों है। डायग्नोस कब होता है कि कुछ लोग बताएंगे भैया हमारे तरफ ऐसा ऐसा है, जंगल काटना शुरू कर दिया, तो डायग्नोस हुआ तो पता चला उनको तो सब परमिशन मिल गई है, तो फोर्थ स्टेज हो गया। फिर आपका अवेयरनेस आपको ये बताता है कि वहां पे अगर इस तरीके से कुछ भी हलचलें होती है तो फील्ड के लोगों को पता होते। फील्ड के लोग यानी कैसे कि हम फील्ड के हैं, एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पे प्राय काम करते रहते, तो ये पता हो गया। अब चीजें हो जाती है बच्चों को अवेयरनेस को लेकर का जो एक ये है। तो अगर हमने उसको पेड़ एक एक्टिव रोल दिया है कि उसको पेड़ को लगाना है। अब ये स्कूलें करेंगी नहीं करेंगी, लेकिन नीड्स है आज की। लेकिन कोई भी एक एनजीओ इस तरीके का काम कर रहा है, आपने देखा है कि उसको पेड़ लगाने से लेकर पेड़ का संगोपन करने तक अगर वो बचाता है तो निश्चित रूप से उसको सारी चीजें समझ चुकी है, एक पेड़ का दर्द क्या होता है और एक पेड़ बचाना क्यों जरूरी है। तो कृतिशील एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की बात बोल रहा हूं कि ये जनरेशन को इस तरीके से हम अगर बता पाएंगे तो शायद, देखो मेरा हिस्ट्री का काम चला ना, तो ये पत्थर पड़ा है, आप आपको लिए वो सिर्फ पत्थर है, लेकिन वो अश्मयुग का पत्थर है, वो कोई तो भी हिस्टोरियन होगा वही बता पाएगा। तो चीज है देखने का नजरिया बदलने की जिम्मेवारी आज के यूथ के ऊपर है, मैंने हमारे ऊपर है।
उसका नजरिया है। अगर वहां पे एक पुरानी बिल्डिंग का अवशेष है, बिल्डिंग है ना पुराने जमाने की, कोई महल हो गया, मंदिर हो गया, तो वो एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि ये उस समय 5वीं शताब्दी का है। तो उस दिन से उसके तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा लोगों का। तो आस्था का निर्माण होना, उसके साथ उसका हिस्ट्री, उसका स्टडी, ये सारी चीजें अगर हम किसी को बता दें, क्योंकि इसके ऊपर हमने काम करा है। चंद्रपुर में बहुत सारी चीजें बिखरे पड़े थे, ये किला भी हमारा 550 साल पुराना था, उसके ऊपर हमने उस कॉल नाही करत. बंडू भाई जी का नेटवर्क इशू चल रहा है, तो हम 2 मिनट रुकते हैं, वो ज्वाइन करेंगे जल्दी। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन शॉर्ट में पूछिएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कवर कर पाए। और अप टू द मतलब जो हमको जानना है, वो अगर स्पेसिफिक पूछा तो उनको भी आसान होगा जवाब देने में। और अगर आप वीडियो ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं तो और भी अच्छा होगा, उनको भी अच्छा लगेगा। संकेत, आपको और कुछ पूछना था क्या? शायद आपका एक सवाल रह गया, मैंने पूछा नहीं। या संकेत। हाँ। यस, मुझे पूछना था कि वो सर किसी और नॉन व्यक्ति के साथ जुड़े हैं क्या फॉर दिस आंदोलन, और देवाजी तोहफा, ओके ओके लाइक गढ़चिरौली से देवाजी तोहफा, रानी बंग, ओके। ऑल, सो ऐसे कुछ और है ठीक क्या? ठीक है ठीक। बंडू, म्यूट है बंडू। म्यूट कर ना. हेलो, हाँ बोला, येत आहे आवाज. आवाज येत आहे का? हो येत आहे येत आहे. हो, बैठे सर. हम्म. आवाज आवाज येत आहे का? हो येत आहे येत आहे. फक्त येतोय व्हिडिओ येतोय. अटकत आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, थोड़ा अंतिम में है. हेलो बंडू, प्रीतेश. दुसरा प्रश्न हा होता की लोकांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे व ऊर्जेची वाढती गरज यावर पर्यावरण कायदा हा खरंच प्रभावीपणे सध्या काम करू शकतो का? ऑफ करायला. बंडू, कॅमेरा ऑफ केला तर चालेल, तुमचं अटकत आहे. हा. ठीक आहे बंडू, बोला ना. येत आहे आवाज. अरे मला माझा स्पीकरच काम नाही करून राहिला. माझा आवाज नाही येत आहे? तुमचा आवाज येतोय बंडू भाऊ. हो का? हो. हा ठीक आहे, येतोय, मला तुम्ही सांगा तुमचा बोला. प्रश्न. ठीक आहे, मी वाचून दाखवतो. लोकांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे व ऊर्जेची वाढती गरज यावर पर्यावरण कायदा हा खरंच काम करू शकतो का?
होगा निश्चित। सॉरी, अभी हमारी जो नीड है उस हिसाब से हम इसके पहले भी मैंने बात करा था, ये बात तो ये थी कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो शाश्वत तरीके से कर पा रहे हैं क्या। आज भी ऐसी चीजें खत्म नहीं हुई। पावर जनरेशन के लिए अगर हम थर्मल पावर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कोल चाहिए, तो कोल के साथ हमारा संघर्ष है। तो कोल कहाँ पे है? तो कोल जहां पे है, जहां पे अगर जंगल है, कन्फ्लिक्ट है, एनवायरमेंटल अगर ज्यादा लॉस है, तो शायद उस जगह का कोल हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमारा कोल जो है तो ऐसी जगह पे भी है जहां पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उस जगह का कोल हम निकाल रहे हैं क्या। तो हमारी अगर नीड्स है तो हम उसको सप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं? हम अगर सप्लाई कर रहे हैं उसको बाहर में, तो हमें ये भी देखना जरूरी है कि हमारा जो कोल है हम ही यूज कर रहे हैं क्या, तो बाकी कोल कहाँ पे जा रहा है। जैसे अभी आयरन ओर के बारे में चित्र क्लियर हो चुका है। हम उस डेवलपमेंट के लिए, हमारे प्लांट के लिए हम मिनरल्स नहीं निकाल रहे, हम विदेशों में भेज रहे। सो ऐसी स्थिति में क्राइसिस क्रिएट होगा। तो हमें इतना भी ये नहीं है कि हमारे पास कोल है ही नहीं, या फिर हमें कोल के लिए अभी जंगल ही काटना है। तो जरूरी है, हमारी बिजली की जरूरत है, लेकिन बिजली के लिए हम कोल कहाँ से निकल रहा है इसकी समझ होना जरूरी है। अगर आज हम स्थिति में वेबसाइट से, माइनिंग की वेबसाइट से, कोल इंडिया की वेबसाइट से ये सारी चीजें हम देखेंगे जो अभी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इस पीछ के पीछे क्या रीजंस है, तो आपको ये सब चित्र क्लियर से हो जाएंगे। तो आज इतनी जरूरी नहीं है कि हमें जंगल काट के कोई भी मिनरल्स निकालना पड़े। बहुत सारी जगह पे ऐसे ब्लॉक्स है, वहां से हम अपनी मिनरल्स की पूर्तता कर सकते हैं। हेलो। हाँ, हेलो, नेक्स्ट। हाँ। अ, अगला सवाल मंजू शाह का है। मंजू। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ बंडू भाई, मेरे दो सवाल है। एक सवाल आज के यूथ माइंडसेट को देखते हुए, क्योंकि आपने काफी गांधीयन वेज यूज किए हैं, तो आज की यूथ को देखते हुए आपको क्या लगता है कौन से गांधीयन तरीके हैं जो अपनाना चाहिए एक मूवमेंट चलाने के लिए? और दूसरा, आपने इतने सालों से इसमें एक्टिविज्म भी कर रहे हैं, मूवमेंट भी चला रहे हैं, तो आप यूजुअली लोगों को जोड़ने के लिए किस तरह के गांधीयन वेज यूज करते हैं? और दूसरा सवाल मेरा इस बारे में है, अभी अगर हम देखा जाए तो विदर्भ में काफी तेजी से माइनिंग हो रहा है, और पूरे देश में भी ये माइनिंग हो रहा है। और तो इसको मतलब आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि अगर मैं अभी गढ़चिरौली में हूँ, यहाँ मैं देख रही हूँ तो पिछले 3 सालों में ये जगह कैसे बदली है, लोगों को किस तरह अफेक्ट किया है, यहाँ के पानी, हवा और कम्युनिटीज के हेल्थ में कैसे असर हुआ, वो मैं करीब से देख रही हूँ। तो वो काफी, कभी दर्द भी होता है और हम क्या करें वो समझ में भी नहीं आता। एक बड़ा फोर्स दिखता है। तो ऑलरेडी एक अप्रूव्ड माइनिंग है, एक अभी कुछ माइनिंग के लिए एरिया मिलने वाला है। तो हम ये जो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, उनको हम कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये यहाँ का ऑलरेडी अगर हम देख रहे हैं, यहाँ विदर्भ में बहुत क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो और ये असर करेगा। तो इनको हाँ, कुछ आप कैसे देखते हैं, और हम कैसे यूथ इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और साथ आ सकते हैं? देखो, कोई भी मूवमेंट को खड़ा करना या फिर वहां पे आंदोलन को आगे बढ़ाना, इसके लिए महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। वो महत्वपूर्ण चीज जो है वो है, हम वहाँ के लोकल्स लोगों को साथ में लेकर सारी चीजें करना है। पहली चीज तो ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है हमको कि हम कौन से स्टेज पे जा रहे हैं। आपको अगर कैंसर वैंसर जो जो चीजें हमने बोले, स्टेजेस के बारे में हमने जो कुछ बोला, वो अगर ध्यान में आ गया है तो हमें उस प्रोजेक्ट की कौन सी स्थिति में है, ये अगर हम समझ पाए तो सही मायने में,
दोन मोबाईल कनेक्ट बंडू, 2 मोबाईल कनेक्ट आहे होते. हो थांब. येत आहे आवाज आता? हो, येत आहे. हा. तो आता आपल्याला हे कळलं पाहिजे कि कौन से स्टेज पे है. तो वो स्टेज के साथ हम दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ मैं इसका, कि हम कौन से स्टेज पे अगर हमें प्रोजेक्ट पता चलता है तो ये एक महत्वपूर्ण चीज हो जाएंगी. दूसरा चीज है कि वहाँ के जो कोई लोकल फैक्ट्स है उसको हमें बारीकी से समझना पड़ेगा. तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इन सारे जो लोकल जो डाटाबेस है ना, उसके ऊपर काफी वर्कआउट करना पड़ेगा. अब वहां पे एक ब्लॉक की बात नहीं है, सिंगल एक ब्लॉक की बात है. सुरजागढ़ में और 6 ब्लॉक है, उनका भी हो चुका है. उनके ऊपर भी वर्कआउट होना शुरू हो चुका है उनका. और उसके बाद भी 18 ब्लॉक और आएंगे. अब स्थिति ये है कि लोगों को ये अवेयरनेस होना जरूरी हो जाता है वहां पे, कि अब अवेयरनेस की जब बात हम कर रहे हैं ना, तो वहां पे जो ट्राइबल्स है, ट्राइबल जिस तरीके से लड़ पा रहे हैं, लड़े नहीं ऐसा बात नहीं, उन्होंने भी काफी एजिटेशंस वहां पे करे हैं. लेकिन जिन मुद्दों के साथ अपने को लड़ना पड़ेगा, उन सभी मुद्दों का डाटा अपने को कलेक्ट करना पड़ेगा वहां पे. वहाँ के लोकल्स कौन लोग काम कर रहे हैं जिनको इन चीजों की समझ है. और वहाँ का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कॉरिडोर्स, ये सारी चीजें. और हैबिटेट अगर है तो कौन से वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स है जिसमें वो डिस्ट्रॉय करने वाले हैं. और इस वजह से ये भी प्रपोजल जाते हैं वहां पे. पर प्रपोजल जाने के बाद वहां पे उन मुद्दों के ऊपर विरोध करने वाले, या फिर उस प्रपोजल के खिलाफ स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होना, या फिर एविडेंसेस उस तरीके से ना होने के कारण ये सारी चीजें हो जाती है. माझा तो उचलना इसके लिए अलग से बैठना पड़ेगा स्थानिक लोगों के साथ, और उस चीजों को समझना पड़ेगा. तो उसमें एक काम करने वाला स्थिति है, तो उसमें साथ में करते हैं. दूसरा सवाल ये था यूथ गांधीयन वे के बारे में बात कर रहे थे. तो गांधीयन वे यानी आप जितने करीबी से अगर हमें इकोप्रो को देख रहे हो, तो हमने आज तक 2 दशकों से इसी तरीके से काम करा है. बस इश्यूज बेस काम करते वक्त थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक बदल जाती है. लेकिन गांधी ने इस तरीके से बहुत सारी चीजें बताई है हमको कि किस तरीके से हमने करा है. अगर उनको उनके भी एजुटेशन को बारीकी से अगर हम समझेंगे, तो शायद ये एक तरीका है जहां पे दबाव तंत्र काम नहीं कर पाएगा. तो दबाव तंत्र काम नहीं कर पाएगा तो दो चीजें, आपकी मानसिक तैयारी उतनी होना, और लोगों में, आपके साथ जुड़ने वाले लोगों में उतना अवेयरनेस लाना पड़ेगा. तो ये दो तरीके से हमें काम करना पड़ेगा. तो अवेयरनेस उस समय कैसे आता था? अवेयरनेस उस समय पे इस तरीके से आता था, वो रचनात्मक कामों में इन्वॉल्व कर लेते थे. अब अगर मैं फिर से वो किले वाला बता रहा हूँ, आप रोज जाके एक हेरिटेज की क्लीनिंग कर रहे हैं, क्या लेक की कंजर्वेशन के लिए क्लीनिंग कर रहे हैं, तो आपका उसके प्रति जो जुड़ाव है वो काफी गहरा हो जाता है, और विषय की समझ भी आ जाती है. तो इससे जो एक कनखर स्वरूप में एक तैयार होता है बंदा, तो शायद वो झुकने का नाम नहीं लेगा फिर. तो ये सारी चीजें रचनात्मक और जन आंदोलन, तो पहले रचनात्मक के साथ जोड़कर लोगों को जन आंदोलन के लिए तैयार करना. और एक बात हमेशा हमने ध्यान में रखना चाहिए, किसी सरकार या किसी कॉरपोरेट के खिलाफ नहीं लड़ रहे. हम अपने पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं, आने वाले फ्यूचर और अपने पीढ़ी के लिए एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी जो की बात कर रहे हैं हम, वो हमारा जीने का अधिकार है. संविधान हमें हमने को जीने का अधिकार देता है, कलम 21 के हिसाब से. तो वो जो जीने का अधिकार के लिए हमें सिर्फ खाना पीना के साथ साथ, आज हवा प्रदूषित हो गई ना, आज स्थिति ऐसी है कि मैं 30 दिन भूखा रह सकता हूँ, ठीक है, मैं मंजूषा को क्या करूंगा, खाना के साथ साथ पानी भी नहीं दूंगा तो शायद 7 दिन जिएंगी. फिर उमाकांत को मैं क्या करूंगा, उसका नाक मुंह दबा दूंगा तो शायद वो अगले 2-3 मिनट भी नहीं जिएगा. तो जरूरी क्या है? खाना जरूरी है, पानी जरूरी है कि हवा जरूरी है? ये अगर हम सही तरीके से हम बताएं. फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितने लोगों को पता है? तो लोगों को पता ही नहीं है. ऐसी हवा का मेजरमेंट किया जाता है क्या? हवा इतनी खराब हो जाती है क्या? खतरनाक होती है क्या? ये लोगों को अगर पता ही नहीं है, तो लोग कैसे समझेंगे कि आप बता रहे कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना था, और 200 के पार चला गया, 500 के पार, तो उनको उनके लिए सिर्फ फिगर है, लेकिन उसका उनके जीवन में क्या है, तो उसको मेडिकल हिस्ट्री के साथ जोड़ना पड़ेगा. अभी प्रीतेश पिछले साल हॉस्पिटल में गया था, साल भर में तो उसको 1,000 रुपए खर्चा आया था.
लेकिन अभी देखता है उसके 5,000 और 10,000 रुपए खर्चा हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो उसको स्किन का इशू हो गया, उसका आंखों का इशू हो गया, उसका रेस्पिरेटरी का इशू हो गया। इन बदलते स्थिति में हमारे को फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, जो हेल्थ लॉसेस हो रहे हैं, ये हमें प्रैक्टिकली उसके साथ काम करके जब बताते हैं तो शायद उन लोगों को समझ में आए। तो ये एक लॉन्ग प्रक्रिया है, प्रोसेस है। फिर धीरे धीरे लोग आपको समझ पाते हैं और आपके मूवमेंट से जुड़ते हैं। तो ये आज इंस्टेंट ये वाला काम नहीं है, जैसे एलोपैथी और आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा में आपको लॉन्ग काम करना पड़ेगा, लेकिन उपाय आपको कायम स्वरूप में मिलेगा। एलोपैथी आपको सिम्टम्स के ऊपर ही उपचार है, तो हमें उस तरीके से जाना पड़ेगा। गांधी मार्ग जरा कठिन है, क्योंकि आज के युवाओं को तुरंत होना ना, पेशेंस नहीं है। तो यहाँ पे संयम और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजों के साथ हम गांधी को समझेंगे और उनके विचारों के आधार पर हम अपनी स्ट्रेटेजी क्या करने का, ऐसा कि ये नहीं है कि ये इसके लिए ये करने का, उसके लिए करने का। वो सिचुएशन बनता है, वहां लोगों की मानसिकता बनती है, लोगों के पास कितना समय है। चंद्रपुर में जो एजुटेशन चलता है वो दिल्ली में नहीं चलेगा, जो दिल्ली में चल रहा है, चंद्रपुर में चल रहा है, वो सुरजागढ़ में नहीं चलेगा। तो हम किन लोगों को कनेक्ट करने जा रहे हैं, उनकी भाषा में उनका ज्ञान कितना है, ये सारी चीजों को हमको मिलजुल लाकर समझाना पड़ेगा, और वहां पे वो स्ट्रेटेजी बनती है। तो उस तरीके से हमें करना पड़ेगा। ठीक है मंजू सर। अ, पुढचा प्रश्न अभिजित. हाँ भाई, मेरी आवाज़ आ रही है ना? एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया था कि जो जनप्रतिनिधि लोग होते हैं हमारे, सरपंच से लेकर जो एक बॉडी है हमारी, विधायक, सांसद वगैरह, ये सब लोग इन सारे कामों को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक्चुअली बहुत सारी जो चीज़ें, एक्टिविटीज होनी है सरकारी, इन लोगों के पास उसकी जानकारी होती है। तो वो कैसे काम करते हैं और क्या इनका सहयोग भी मिलता है ऐसे कामों में? देखो, इसमें जनता, मगर फिर जब भी हमने अवेयरनेस की बात करी ना, तो वो अलग अलग की बात करी। तो वो आम व्यक्ति के सरीके है, बस उनके पास थोड़े से पावर्स है। वो पावर्स का सही और गलत यूज भी उनको नहीं समझता। हर हर जनप्रतिनिधि बुरा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब उसके समझ में आ जाता है ना, तो वो पब्लिक हित में निर्णय लेगा। क्योंकि उसको सबसे ज्यादा वोट बैंक को संभालना जरूरी होता है, तो उसको सही तरीके से बताना जरूरी है। उसको पता ही नहीं है ना। हमने अभी जो बात की है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स उसको पता ही नहीं रहेगा, तो कोई डिसीजन होगा। अभी रिसेंटली एक डिसीजन हुआ मूल नगर परिषद मूल के अंदर, तो ये वो नगर पालिका नगर निगम जो है, वहां पे एक माल धक्का रेलवे गुड शेड बनने वाला था। वहां आयरन ओर का लोडिंग अनलोडिंग होने वाला है। तो इसके पहले भी लोगों ने एजुटेशन करा, सब करा, फिर रुका, फिर ओर से आ गया प्रपोजल। तो अभी क्या हुआ, ये नगर पालिका के नगराध्यक्ष और सभी नगर सेवकों ने जो एनओसी देना था, तो एनओसी का विरोध करते हुए उन्होंने ठहराव ले लिया कि यहाँ माल धक्का नहीं करना है। उसके बाद वो ठहराव की कॉपी सभी नगर सेवक ले जाके जिलाधिकारी को देते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे आप? ये चीज हमारी नहीं है। आप और हम जो यूथ यहाँ पे सुन रहे हैं, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। ये सबसे पहले जो इलेक्टेड पर्सन है, जिनको हमने चुन के दिया है, जो इनको हम जनप्रतिनिधि बोलते हैं, उनके। पर यहाँ पे वो क्यों ऐसा नहीं करते? तो इसमें हमने उनके ऊपर आरोप नहीं करना है। सबसे पहले तो बात है उनको वो चीज का पता है क्या। अगर है तो उनको पहले, सबसे पहला हमें इन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, इनको समझ नहीं है ऐसा करके। फिर चीज आती है उनके ऊपर, जो ब्यूरोक्राट्स है, जो करस्पॉन्डेंस करने वाले इसके बारे में, तो उन लोगों का भी वैसा ही चीज समझना है अपने को, क्योंकि हम लोकल से वो 2 साल के लिए 3 साल के लिए अगर आए हैं, तो उन लोगों को भी सारी चीजें समझा। उसके बाद के जो स्टेजेस है उनके क्रोनोलॉजी के ऊपर ध्यान रखना है अपने को, कि ये ऐसे ऐसे स्टेज पे, तो उस स्थिति पे अपने को काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों के ऊपर हर किसी की समझ उतनी हो जितनी आपकी रहेगी, उतनी उनकी रहेंगी, ये हम नहीं कह सकते। तो उसके लिए पहले बात, फिर मुलाकात, फिर बाद में संघर्ष की बात कर सकते। तो इस तरीके से हमारा रवैया रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुणाल और संकेत का है, मैं दोनों मिक्स करके पूछता हूँ। तो पहला है कि यूथ को लॉन्ग टर्म एंगेज करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में ही संकेत का सवाल यह है कि कौन से एक्ट्स मुझे जानना चाहिए जो मुझे समझने से ये पता चलेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है या नहीं।
देखो, एक्ट समझने की पहले हमें ये समझना सिंपल है कि यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट से क्या नुकसान होने वाले हैं। तो ये सबसे पहले मैंने बोला है, किसी भी प्रोजेक्ट का जो प्राइमरी स्टेज में होता है उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। आप अभी भी चैट जीपीटी या बाद में आप देख सकते हो कि EI क्या होता है। तो EI एक रिपोर्ट ऐसा होता है जिसमें भाष्य किया जाता है उस रिपोर्ट के अंदर कि यहाँ की वर्तमान परिस्थिति क्या है। उसके बाद हर सीजन में वहां पे स्टडी किया जाता है और उस स्टडी के साथ साथ उसको रिलेट किया जाता है कि वहां पे आने वाले प्रोजेक्ट से ये उत्सर्जन होने वाला है, इससे ये पोल्यूशन होने वाला है। तो यहाँ का जो इकोलॉजी है उसके ऊपर क्या प्रभाव गिरेगा, जहाँ ह्यूमन रेसिडेंट है उनके ऊपर क्या रहेंगे, जहाँ के जल स्रोत है, इसका पूरा अभ्यास है। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया है कि ये सारी चीजों से क्या होने वाला है। तो रही चीज, वहां पे कुछ फैक्ट्स नहीं बताए जाते। तो सबसे पहले एनवायरमेंट एक्ट, किस एक्ट को पढ़ना, किस एक्ट के तहत काम करना, इसके पहले हमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को हासिल करना सही समय पे, पब्लिक हियरिंग के पहले। तो यहाँ पे आपकी एक समझ, आप तो इतना स्टडी कोई भी बंदा नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास उतने सारे एजेंसीज होते हैं, उसके पैरामीटर्स होते हैं, वो करते। तो कम से कम वो रिपोर्ट सही है या नहीं है इतना हम समझ पाते हैं क्योंकि वहां के लोकल्स लोगों को पता है। क्रॉस वेरीफाई करना है, आपने ये बताया है, कई बार इन लोग हेरिटेज साइट छोड़ देते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया का डिस्टेंस गलत लिख देते हैं। तो हमने अभी के केस में देखा है कि बहुत सारे जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या फिर वहां पे अपलोड किया जाता है। तो वो सारी चीजें अपने को एक बार समझ में आ गई तो फिर शायद हमारा संघर्ष में, हमारा दबाव तंत्र में एक डॉक्यूमेंटली डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपन वहां पे अपोज कर सकते हैं। समाधान झालं का विचारायचं? बंडू आणखी सोबत होता याचा प्रश्न कुणालचा की युथच्या लॉंग टर्म एंगेजमेंटसाठी काय स्ट्रॅटेजीज आहेत किंवा तुम्ही काय वापरता? बघा, युथ साठी तुम्हाला स्थानिक पातळीवर तुम्हाला त्यांच्यासोबत, आता युथला पण काय होते, ऍज अ लीडर तुम्हाला समजलं पाहिजे ना तुमचं नेतृत्व. तो काय होते की तुम्ही सर्व काम करणार आहे आणि त्यासाठी काय होते की आपण 10 ठिकाणचे युथ आहो आणि स्थानिक पातळीवर 10 युवकांचा ग्रुप आहे. तर तो ग्रुप एंगेज ठेवायचा आहे तर आपल्याला वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत राहिलं पाहिजे आणि त्याच्यासोबतच त्यांचं ज्ञानवर्धन करण्याकरिता आपण अशा फील्ड व्हिजिट आपण हे केल्या पाहिजे जेणेकरून त्याची समज वाढत राहिली पाहिजे. आता प्रितेश वगैरे आहे ते यांना माहिती आहे, जे आपल्या ऑफिसला आलेले आहेत, आपण एका फील्ड मध्ये नाही काम करत. युथला एंगेज करायचं आहे तर तुम्ही वर्षातून एकदा एन्व्हायरमेंट डे साजरा करून काम करू शकत नाही आपण. तर 365 डेज आपल्याला एन्व्हायरमेंटचं काम करावं लागेल. मग एनवायरमेंटचं त्याची व्याप्ती खूप मोठी है यानी एनवायरमेंट की व्याप्ति खूब बड़ी है। तो आप सिर्फ पर्यावरण वृक्षारोपण की बात करोगे तो फिर तालाब जलाशय की बात कौन करेगा, नदियों की बात कौन करेगा, फिर जंगल की बात कौन करेगा, जंगल के साथ वो एनिमल भी है उसकी बात कौन करेगा, एनिमल के साथ संघर्ष है, कन्फ्लिक्ट है, वो कन्फ्लिक्ट के लिए बात करेगा, कॉन्फ्लिक्ट की बात कौन करेगा फिर। तो कॉन्फ्लिक्ट से लोग प्रभावित है तो दुहेरी बात हो गई, हम वो टाइगर सेव टाइगर बोलेंगे और ग्रामीण बोलेंगे कि टाइगर मारो। तो ये सारी चीजों में एनवायरमेंट से जुड़े जुड़े जो फील्ड्स है उसमें यूथ को एंगेज करने के लिए हर एक्टिविटीज है। तो इसका सिंपल उत्तर है कि हम एनवायरमेंट डे 5 जून या फिर कोई निश्चित डे के दिन के लिए नहीं, हमारा रोज का काम है, उसके लिए क्या एक्टिविटीज हम रन कर पाते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेंगे। अब वो एक्टिविटीज अलग अलग तरीके से हो सकती है, आज हम वेबिनार के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं तो उस माध्यम से, लेकिन स्थानिक लेवल पे जब एजुटेशन की बात या संघर्ष की बात आती है ना, तब स्थानिक लेवल पे वो ग्रुप या दबाव गट का निर्माण होना वो अलग बात हो जाती है। वो तो उस तरीके से अपने को करना पड़ेगा। स्थानिक लेवल का एंगेजमेंट अलग है, आप लोग जैसे अभी अलग अलग शहरों से आए हैं, ये एंगेजमेंट अलग हो जाती है, दोनों भी एंगेजमेंट अलग है। अगर हम किसी एक जगह के लिए, अब जैसे तपोवन में चल रहा है या फिर नासिक में चल रहा है, उसके लिए अपन सोशल मीडिया के माध्यम से, मेल करने के माध्यम से, ऑनलाइन पिटीशन के माध्यम से हम वहां हेल्प कर पाएंगे, लेकिन स्थानिक लेवल पे तो जो करना है वो स्थानिक लेवल पे ही होगा। तो दोनों तरीके अलग अलग है, लेकिन एक दिन के जगह हम पूरा कैलेंडर या वर्ष के अंदर हम किस तरीके से एक्टिविटीज रन करेंगे जो यूथ के लिए, अपने दोस्तों को एंगेज करने के लिए, उसका एक प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा आपको। अं,
नेक्स्ट सवाल है सतीश तालेकर जी का। वो पूछना चाह रहे हैं कि चंद्रपुर में ताडोबा में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या सामान्य जनता? उसमें न्याय व्यवस्था अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकती है? देखो, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, तो ये जवाबदारी खुद होके इस फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा। क्यों क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि समझ किसको है, घर के अंदर सिगरेट पीने से अगर कैंसर होने वाला है तो फिर भी वो सिगरेट पी रहा है, तो किसकी जिम्मेवारी हो गई? तो उस पर्सन की हो गई। क्योंकि जो जिसको पता नहीं है तो वो तो वैसे भी अवेयर नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ कि लेकिन एक समय पे हम कितना काम कर पाएंगे, इसलिए संघर्ष करना जरूरी हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बता दूं, सीडीपीएस का जब 8 और 9 का एक्सपांशन चल रहा था यूनिट का, तब हमारा अदानी का एजिटेशन चल रहा था, तब हमें पता भी चला। लेकिन हमें लगा कि सीडीपीएस का बहुत बड़ा एरिया दूसरे साइड में होगा, तो वो शहर के पास हो गया। अब इसकी जिम्मेवारी अब कैसे होगी? देखो, नैतिकता के आधार पर अगर बोलोगे तो आपको दो चीजें ज्यादा समझ रही है तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अभी हमको ही बोल रहे हैं ना सुरजागढ़ में आप कुछ क्यों नहीं कर रहे करके, तो जवाबदारी ये हो जाती है। तो सरकार की जवाबदारी क्या है? सरकार की, मैं अभी के सवाल के अंदर मैंने जवाब दिया था, ब्यूरोक्राइट्स को लेकर, जनप्रतिनिधियों को लेकर, उनको वो पता नहीं है। जिनको पता है उन लोगों ने उसको किस तरीके से किस स्तर पर लेके गए उस इश्यूज को, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब रही सरकार स्तर पर, तो सरकार स्तर की जवाबदारी निश्चित तौर पे है, लेकिन उनको कोई बताए तो वो हर चीज इतना फास्ट करना है उन चीज लोगों को, तो इनको टाइम बाउंड प्रोग्राम है ना, तो कायदे है, इस कायदे के अंदर ये एनओसी ले लो, काट लो। तो अभी स्थिति ऐसी हो गई, 2012 से लेकर हम स्थिति में परिवर्तन देख रहे हैं। बाघों की संख्या बढ़ रही थी, बाघों का जो एरिया था, उनका जो स्पेस था, वो उनका पासेस का एरिया था, वहां पे वो स्टे करने लगे टाइगर। फिर वहां पे हमने वाटर सॉइल कंजर्वेशन के वर्क कर दिए, वहां पे वो ठहरने लगे हर्बीवोर्स, फिर टाइगर्स ठहरने लगे, फिर टाइगर पॉपुलेशन फिर से बढ़ गई। तो हमने हर एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया सरीका ट्रीट करना शुरू कर दिया है। तो कुछ बफर एरिया होता है, बफर एरिया को भी कोर सरीका ट्रीट कर दिया, तो टाइगर पॉपुलेशन बढ़ गई। अब टाइगर पॉपुलेशन बढ़ने के बाद सरकारी नीतियां इस तरीके से बन गई कि वो नीतियों के अंदर उनके लिए जो अंडरपास ओवरपास मिटिगेशन चाहिए था, एक जंगल से दूसरे जंगल में कॉरिडोर में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लीनियर पायाभूत जो सुविधा है, रोड, कैनल्स, रेलवे, इन चीजों के डेवलपमेंट के वक्त हमें एक चीज चाहिए थी कि उस समय पे वहां पे मिटिगेशन किया जाए। लेकिन उस समय पे इतना ज्यादा थ्रेट नहीं था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है करके पता नहीं चल रहा था। तो आज भी वही स्थिति कायम है। तो ऐसी सरकार की जो नीतियां थी उस समय पे वो जो बनी, उसके वजह से ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते चले गए, और दिन पे दिन बढ़ते चले गए तो उनके लिए माइग्रेटरी जो रूट है वो डिस्टर्ब हो गए, और टाइगर्स आगे निकल नहीं पाए। तो एक जगह पे गर्दी हो चुकी है, अभी यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, तो निश्चित तौर पे एक ही एरिया ओवरलैपिंग हो रहा है ह्यूमंस के द्वारा और टाइगर्स के द्वारा। तो इसी के तर्ज पर अभी यहाँ का संघर्ष हम देख पाते हैं। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? तो आज के तारीख में अगर सब समझ के सरकार ऐसी चीजें करेंगी तो ये सरकार की सबसे पहली जिम्मेवारी है। दूसरी चीज आ जाती है जनप्रतिनिधि, जिनको इस इशू की समझ होना है, उन्होंने पुरजोर विरोध करना चाहिए कि इसके बाद हमें कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इस फॉरेस्ट और कॉरिडोर एरिया में नहीं चाहिए। तो ऐसा पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए बाध्य करने की ताकत हाउस के अंदर जो संसदीय आयुध है उनके पास, तो उनकी जवाबदारी है। अब तीसरी चीज आ जाती है कि हम जैसे लोगों की, हम कितने अवेयर है और उसके लिए काम करें। फिर चौथी जवाबदारी आ जाती है जनता की। जनता तो वैसी भी मर रही है, ऐसी भी मर रही है, वैसी मर रही है। उनको तो इन सारी चीजों को मैंने बताया ना, 2 जून की रोटी के लिए तो उनको जद्दोजहद करना है, हातावर आणून पानावर खायचं, त्यांना कुठे इथं पर्यावरण आणि एनवायरमेंट की बात पड़ी है। तो ये सारी चीजों के वक्त हमें एक समझना पड़ेगा किन की कितनी जवाबदारी है। तो अपना आज का जो टॉपिक जो है ना, आप जो चर्चा कर रहे हैं यूथ, तो ये यूथ की पहली जवाबदारी हो जाती है। यहाँ जनता करके हम यूथ को समझेंगे,
बाकी जनता को छोड़ देंगे। बहुत सारे लोगों ने आगे आने की जरूरत नहीं है, कुछ युवाओं ने आगे आने की जरूरत है, कोई सही चीजें से समझे और वो सारे सही चीजें से उस चीज को टैकल कर पाए। तो ऐसी सारी चीजें हैं। लेकिन जिम्मेवारी, मैंने पहले सवाल की शुरुआत जो की ना, तो जिम्मेवारी जब तक हम लोग नहीं लेंगे ना, तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला। ये किसी की जिम्मेवारी है ऐसे बोल के चलेंगे तो वही करते हैं ना। तो यहाँ पे एक गड्ढा है रास्ते पे, अरे यार ये पालिका कुछ नहीं करती, वो कुछ करते नहीं, वो पीडब्ल्यूडी करते नहीं, तो हम दूसरों के, ये जो इतरों ने अन्य लोगों ने जो करने वाला काम है, ये मैं क्यों ना करूं, मेरे से शुरुआत क्यों ना करूं, ये समझ वाले युवाओं की जरूरत है आज। नहीं तो कुछ होने वाला है ही नहीं। तो नहीं तो हम जिम्मेवारी झटकते रहेंगे, तो वो भी सरकार भी वही कर रहे हैं, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स भी वो कर रहे हैं, वो 2 साल के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उनके उनके तरफ से हम ज्यादा अपेक्षाएं नहीं कर सकते। तो मैं भी सेशन के एंड की तरफ आ रहे हैं, तो मैं अभी संकेत का एक लास्ट सवाल मैं ले रहा हूँ। तो उसका सवाल ये है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेज पर है, ये कैसे पता करें? क्या हम गढ़चिरौली के अहेरी, सिरोंचा, भामरागढ़ को आंदोलन से बचा सकते हैं, मतलब आंदोलन करके बचा सकते हैं? देखो, स्टेजेस का पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो परिवेश के ऊपर पता चल जाता है। हमें कब माइनिंग लीज हुई, उनका पब्लिक हियरिंग हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें अपने को कुछ साइट से वहां से पता चल सकते हैं। अब उसका विरोध वाला जो तंत्र है वो आपको समझना पड़ेगा कि वहां के स्थानिक परिभाषा में अपने को स्थानिक स्तर पर क्या इश्यूज है, वाइल्ड लाइफ का स्टेटस क्या है, जहाँ जंगल है। 2 तरीके के प्रोजेक्ट आएंगे सामने, यानी 3 तरीके के बोलो, क्योंकि एक तो फॉरेस्ट एरिया में आएगा, एक नॉन फॉरेस्ट एरिया में आएगा। नॉन फॉरेस्ट एरिया में जो आंदोलन हो रहे हैं वो किसानों के जमीन के लिए रहेंगे, वो किसान लड़ेंगे। और दूसरा रहेगा जहाँ पे फॉरेस्ट है, पर कोई भी फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है वहां पे, तो वहां पे सिर्फ फॉरेस्ट क्लियरेंस उनको लगेगा। लेकिन दूसरा एक एरिया आता है जहाँ प्रोटेक्टेड एरिया के पास में है या फिर कॉरिडोर एरिया में, तो वहां पे वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस उनको लगेगा। तो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस का भी एक प्रोसेस होता है। तो ऐसे सारे अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट रहेंगे, उनको जब प्रोजेक्ट की जानकारी हम लेते हैं तो उस तरीके से हमको समझना पड़ेगा। तो वहां के लोकल लोगों का किन चीजों को, किन मुद्दों को लेकर विरोध है, तो यहाँ पे हमारे एक्ट्स आ जाएंगे, एनवायरमेंट एक्ट आएगा, फॉरेस्ट एक्ट आएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट आएगा। उसके साथ साथ में वहाँ पे ट्राइबल्स है तो वहाँ के पेसा एक्ट से आएगा। वहाँ पे कई फॉरेस्ट राइट के अंदर उनको सीएफआर दिए गए हैं, फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट आएगा। ये सभी एक्ट का वहाँ पे उल्लंघन हो रहा है क्या, वो चीजें देख सकते। और आज के तारीख में हम अगर अच्छे पुख्ता डॉक्यूमेंट्स अगर जमा कर पाते हैं तो पीआईएल के माध्यम से भी हम कोर्ट में लड़ाई कर सकते हैं। प्राय बहुत सारे पीआईएल चालू है इन्वायरमेंट में और अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारी समझ अगर नहीं है उसके बारे में तो दिक्कत हो जाती है। तो हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहना जरूरी हो जाता है जिनको इन चीजों की समझ है, इनिशियली उनके तरफ से हमें गाइडेंस मिले। तो ऐसा फ्लोर भी हम तैयार कर सकते हैं कि जहाँ पे ये सारी चीजें हैं, जहाँ पे अलग अलग केसेस हो चुकी है उनका भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो आज की तारीख में हम कुछ यूथ का ग्रुप बना के अलग अलग लोगों ने किस किस फ्रंट पे काम करना जरूरी है, अगर हम समझ पाए तो आने वाले समय पे एक अच्छी ताकत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की ताकत। जनता को, स्थानिक जनता को हम कितना अवेयर कर पाते हैं, इसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो उसके लिए अलग से एक आध बार मीटिंग में ये सारी चीजों के ऊपर चर्चा हो सकती है। शुक्रिया बंडू भाऊ। हाँ। तो बंडू भाऊ जी ने जो लास्ट में बात कही यूथ को लेकर और जनता को लेकर, इसी को सेंटर में रख के और अवेयरनेस की भी जो बात की उसको सेंटर में रख के हम लोगों ने ये जो सेशन सीरीज ऑफ सेशंस हैं वो प्लान किए हैं, जो हम नॉलेज की बात कर रहे थे। इसके लिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, तो आप उसमें जो भी आज ज्वाइन हुए हैं वो ज्वाइन कीजिएगा। वो जो पोस्टर है उसमें ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आपको नेक्स्ट सेशन के बारे में पता चलेगा कैसे है क्या है। और दूसरी बात, जैसे संकेत ने बहुत सारे सवाल गढ़चिरौली रिलेटेड पूछे हैं, तो हम यूथ कलेक्टिवली मिलके, जैसे बंडू भाई ने भी अभी कहा कि हम क्या कुछ कर सकते हैं विदर्भ के लिए, वो भी हम सोचते हैं, डिस्कस करते हैं।
तो अभी मैं सेशन के एंड के लिए मंजूषा को आमंत्रित करता हूँ, वो कुछ बोले। Okay. Thank you बंडू भाई and thank you everyone for joining. जैसे उमाकांत ने कहा है कि हमने ये सीरीज शुरू किया है, पहला सेशन बंडू भाई का रहा है एंड आई होप आप सभी को काफी इंसाइट्स मिले होंगे। तो हमने कुछ और सेशंस के लिए थीम्स डिसाइड किया है, बट स्टिल वी आर वेलकम। अगर आपके पास कुछ सवाल है और कुछ खास टॉपिक है, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या कोई मेंटर है हम इनवाइट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, हमें शेयर कर दीजिएगा। तो हम उस हिसाब से सेशन प्लान कर सकते हैं। मेनली वी आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि हम मिलकर थोड़ी ये समझ, जो बंडू भाई बार बार कह रहे हैं कि मुद्दे पे पकड़ होना या उस बारे में गहराई से समझ होना, तो वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोगों तक पहुंच के वो इंफॉर्मेशन डिसमिनेट कर पाए। तो इस उससे पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्या है, हम किस लिए खड़े हैं और ये है। तो हम ये सीरीज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं एंड आपके कुछ पॉइंट्स है या कुछ टॉपिक्स आप समझना चाहते हैं, वी आर वेरी वेलकम। हम ये बहुत स्क्रैच से इसीलिए शुरू कर रहे हैं कि कोई भी नया व्यक्ति भी आए, उसके बारे में समझ बनाना चाहे तो ये जुड़ सके। जैसे आपके पास लिंक है, आप, आई होप आप सभी ग्रुप में ज्वाइन हुए होंगे, तो आप आपके फ्रेंड से भी बात कीजिए और लोगों को जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, ताकि हम कोई रीजनल कलेक्टिव बनाना है कोई खास, जैसे गढ़चिरौली, चंद्रपुर या और भी जगह। और जो दूर में है वो अगर ऑनलाइन सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी हम फिगर आउट कर सकते हैं। अगर कुछ छोटी इंफॉर्मेशन है उनको हम सोशल मीडिया के थ्रू सर्कुलेट करना या कुछ कंटेंट बनाना, रील बनाना, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो हम अलग अलग वेज यूज करके एज ए कलेक्टिव इस मूवमेंट को चलाते। हम यूथ मिलके कैसे इन एस्पेक्ट्स को और गहराई से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और हम खुद भी समझ सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन एंड प्लीज आप सभी ज्वाइन कीजिए ग्रुप में एंड ज़रूर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें कुछ डिटेल्स है कि आप कहाँ से हैं और आप किस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ज़रूर भरिए और लोगों को भेजिए। थैंक यू वंस अगेन बंडू भाई, थैंक यू और थैंक यू एवरीवन। तो अभी हम मीटिंग खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया अपना। तो थैंक यू बंडू एंड थैंक यू एवरीवन दोज हु हैव ज्वाइंड। और फिर से एक बार आपको विनंती है कि आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वी विल डिस्कस देयर। थैंक यू।